ये कंक्लूड किया था प्रीवियस लेक्चर में। स्मूथ इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे चलता है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, और रफ इंक्लाइन पर जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे चलता है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है। राइट? रफ इंक्लाइन पर ये रफ है और स्मूथ पर होता है जी साइन थीटा। यहां थीटा है इंक्लिनेशन। तो बच्चों चलो एक सवाल सॉल्व करते हैं। ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। एक ऑब्जेक्ट को टॉप से रिलीज किया, एक ऑब्जेक्ट को टॉप से रिलीज किया और वो बॉटम तक आया। इसमें जो टाइम लगा वो है टी। कैसा इंक्लाइन है? स्मूथ। स्मूथ इंक्लाइन पे एक ऑब्जेक्ट को टॉप से रिलीज किया और वो टी टाइम में बॉटम पर पहुंच गया। सेम हाइट और सेम इंक्लिनेशन का एक रफ इंक्लाइन प्लेन, जो हाइट यहां पर थी, ये जो हाइट है और इसकी जो हाइट है वो दोनों बिल्कुल सेम है। ये वाली हाइट, ये बिल्कुल सेम है। दिस इज एच, दिस इज एच, एकदम सेम है। ये एच गिवन नहीं है, दिस इज नॉट अ गिवन क्वांटिटी। बस ये कह रखा है बराबर है, लेकिन है कितनी वैल्यू वो नहीं पता। तो ये एच एक अननोन क्वांटिटी है, गिवन नहीं है ये। बस ये कह रखा है कि हाइट इक्वल है और इंक्लिनेशन सेम है, ये गिवन है। एंगल थीटा गिवन है। जब यहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया और वो नीचे पहुंचा तो टाइम लगा ईटा टी। बच्चों ये स्मॉल एन जैसा दिखने वाला सिंबल ईटा, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं? ईटा। ये स्मॉल एन जैसा दिखता है, ऐसे स्मॉल एन होता है ना, वैसा ही दिखता है, लेकिन ये स्मॉल एन नहीं है, स्मॉल एन जैसा है। दिस इज ईटा। तो पूछा ये गया है कि रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा। एक बार वापस सुन लीजिए। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को टॉप से रिलीज किया तो वो टी टाइम में बॉटम पर पहुंच गया। जब सेम हाइट और सेम इंक्लिनेशन का रफ इंक्लाइन प्लेन लिया और उस पे टॉप से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो वो बॉटम पे जब आया, ईटा टी टाइम लगा। ईटा टी। आपको बताना है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट।
दोनों सरफेसेस के एक्सेलरेशन पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो आपको पता ही है कितना होगा। काइनेमेटिक्स आप पढ़ ही चुके हो। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर। लेट मी वेट फॉर 1 मिनट। मैं शुरू करूं? देखिए, अगर हम स्मूथ इनक्लाइन प्लेन की बात करें तो एक्चुअली मोशन की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द इनक्लाइन। तो मैं इक्वेशन अलोंग द इनक्लाइन अप्लाई कर रहा हूं। कौन सी इक्वेशन? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अलोंग द इनक्लाइन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? अलोंग द इनक्लाइन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द इनक्लाइन, मान लेता हूं कि ये s है, तो मैं कह सकता हूं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो वहां से s की वैल्यू आ जाती है h अपॉन साइन थीटा। ऑब्जेक्ट को आपने टॉप से रिलीज किया था। देखिए, हर चीज में अलोंग द इंक्लाइन पुट कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट मैंने अलोंग द इंक्लाइन पुट किया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। +1/2। देखिए, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर अलोंग द इंक्लाइन जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। ये बात हम सीख चुके हैं। कितना टाइम लगा? दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन विच इज t स्क्वायर। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। S is equal to ut plus half at square along the incline। इसी तरह से बच्चों, इधर का जो इंक्लाइन है वो रफ है और उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं इसमें भी along the incline S is equal to ut plus half at square अप्लाई कर देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। एवरीथिंग इज सेम, हाइट सेम है, थीटा सेम है, तो along the incline डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से वो आएगा h अपॉन साइन थीटा। इस ऑब्जेक्ट को भी रिलीज किया गया था, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन रफ है और रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा ईटा टी। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से h अपॉन साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में यहाँ h अपॉन साइन थीटा की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो h अपॉन साइन थीटा है इसकी जगह मैं इक्वेशन 1 से h अपॉन साइन थीटा की वैल्यू लाके रिप्लेस कर रहा हूँ। तो 1/2 will be g sin theta into t square is equal to 1/2 g sin theta माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बच्चों, ब्रैकेट में लिखा है ईटा टी स्क्वायर, जो बनेगा ईटा स्क्वायर टी स्क्वायर। सो हाफ इज कैंसिल्ड, टी स्क्वायर इज कैंसिल्ड एज वेल। इधर से देखो जी कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा जी कॉमन और इस जी से कैंसिल हो जाएगा। तो LHS में बचा सिर्फ साइन थीटा और राइट हैंड साइड पर
ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और बाहर है ईटा स्क्वायर। मैं आपसे म्यू पूछ रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस ईटा स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। जो नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं और लेफ्ट में जो लिखा हुआ है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। म्यू इंटू ईटा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर साइन थीटा, यहां ऑलरेडी लिखा था, LHS वाला साइन थीटा और इधर आ गया, तो ये आ गई इक्वेशन। यहां से साइन थीटा को अगर कॉमन ले लें, सो दिस विल बी ईटा स्क्वायर माइनस 1 और यहां म्यू इंटू ईटा स्क्वायर कॉस थीटा। मैं आपसे पूछ रहा था म्यू, तो आप कहेंगे साइन थीटा ईटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ईटा स्क्वायर कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ईटा स्क्वायर minus 1 upon eta square. So this is friction coefficient of the rough surface. आप देख सकते हैं कोई भी अननोन क्वांटिटी मेरे आंसर में नहीं है। थीटा एक गिवन क्वांटिटी था और ईटा भी उसी ने ही दे रखा था, ये मैंने नहीं अपनी तरफ से लिखा है। उसने कहा था एक तरफ टाइम टी लग रहा है, एक तरफ ईटा टी, तो ईटा वाज सम गिवन कोएफिशिएंट एंड थीटा इज द एंगल व्हिच इज आल्सो गिवन। चलिए समझ में आ गया हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। थैंक यू। तो जैसे मैं अब आपसे ये कहूं कि एक स्मूथ इंक्लाइन पर एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो वो टी टाइम में नीचे आ गया, जबकि रफ इंक्लाइन पर जब ऐसा मैंने किया, रफ इंक्लाइन पर जब मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल ही था, मतलब हाइट जितनी इसकी थी, हाइट बिल्कुल उतनी ही इस रफ इंक्लाइन की भी थी, इंक्लिनेशन एकदम सेम था। अगर इसका 60 डिग्री था तो इसका भी 60 डिग्री ही था। यहाँ पर टाइम t लगा लेकिन यहाँ पर टाइम लगा 3t, तो मुझे रफ इंक्लाइन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहिए और मैं तुम्हें दे रहा हूँ सिर्फ 15 सेकेंड, 15 seconds you have। 10 seconds, 5, time up। I got the answer from Shubhra only within 15 seconds and I don't know that is right or wrong, let me check it। ओके तो बहुत ही सिंपल है, 15 सेकंड इसलिए दे रहा था क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास एक हिंट है, तुम कह सकते हो सीधा म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तुमने भी सॉल्व किया है, तुमने अभी भी सॉल्व किया है, तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो कि ये होगा आंसर, बस ये आंसर होगा। यहाँ ईटा क्या है, जैसे वहां टी और ईटा टी था तो यहाँ पे टी और 3t है, तो ईटा की जगह 3 आ गया है, ईटा की जगह क्या आ गया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन ईटा स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, दिस इज 8/9 और दिस इज टेन थीटा, तो थीटा कितना है 60 और टेन 60 कितना होता है √3, तो आप म्यू को कहोगे 8√3/9, क्या कहेंगे 8√3/9। बोलो समझ में आ गया, 8√3/9 ये यहाँ से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, है ना। तो ऑब्वियसली आप जितना टाइम बचाएं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
पेपर में, उससे आपका पेपर का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखो मैंने ये रटवाया थोड़ी है, मैंने तो बताया ना कहाँ से आया, मैंने पहले समझाया है कि कहाँ से आया है देखो। तो एक बार वो अच्छे से समझ आ गया तो पता है कि अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया गया तो करना कैसे है। तो ये तो मैं कई बार कह चुका कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूरा सोल्यूशन दिखाना सर को, तभी वो पूरे मार्क्स देंगे। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो क्योंकि रिवीजन बहुत बार करोगे, जिस बच्चे को अच्छी रैंक लानी है वो तो बार बार रिवाइज करेगा, अपने रजिस्टर के पेज पलट पलट के कई बार देखेगा। जब आप बहुत फ्रीक्वेंट रिवीजन करते हो ना, रैपिड रिवीजन करते हो, तो फिर बहुत टाइम नहीं लगता है बच्चों। अगर तुम किसी एक चैप्टर को पढ़ने के बाद और 1 महीने तक टच नहीं करोगे फिर उसको, तो फिर तुम्हें उसके रिवीजन में उतना ही वक्त लगेगा जितना उसे पढ़ने में लगा था। लेकिन अगर तुम किसी चैप्टर को पढ़ते हो और फिर 7 डेज के अंदर वापस उसके पेज अपने सामने से पलटते हो सारे, तो तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा। और अगर तुमने ये आदत कभी छोड़ी नहीं, तो जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचोगे, जब तुम अपना जेई एग्जाम या नीट एग्जाम देने जाओगे, तो तुम्हारी ऐसी आदत हो जाएगी कि 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया करोगे तुम, ऐसे इतने फ्रिक्वेंटली कर दोगे, राइट। तो ऐसे केस में उन बच्चों को याद रहेगा ये जो फ्रिक्वेंट रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये मैं कह कितना ही दूं कि इससे टाइम बचेगा, पर बचेगा किसका, जिसको ये याद रहेगा। और इन चीजों को बैठकर याद करना और पूरे सिलेबस में 11th और 12th की सारी चीजों को ऐसे याद करना, इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब। तो ये तो टाइम के साथ साथ ही याद होंगी, है ना, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपने आप याद होती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए रिवीजन थोड़ा फास्ट कीजिए, जिसको ये याद रह जाएगा देखिए वो कितना टाइम बचाएगा। चलिए आगे कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। बेटा फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तुम बस अपने रिवीजन को अच्छा रखो, ट्रस्ट मी, अच्छी रैंक लाने का यही मूल मंत्र है। अच्छी रैंक तभी आएगी, आप किसी चैप्टर को जब पढ़ रहे होते हो तो जितना बढ़िया दिमाग आपका उस टाइम चल रहा होता है उस चैप्टर में, जितना बढ़िया आपका थॉट प्रोसेस होता है, जितनी एफिशिएंसी आपकी हो जाती है उस टाइम सवाल करने में, वो उस चैप्टर में अगर मेंटेन रह जाए तो आप अपनी मनचाही रैंक लेंगे। प्रॉब्लम है कि हमारा रिवीजन वीक है क्योंकि हम लेजी हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, लेजी हो जाते हैं हम। तो बच्चों ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा और ऊपर की तरफ ऐसे पुश कर दिया, ऊपर की तरफ ऐसे धक्का दे दिया। तो यहां से जब पुश किया तो ये ऊपर की तरफ जाने लगा, बस यहां नीचे पुश कर दिया हमने, तो ये यहां कहीं जाके रुक जाएगा क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा था। तो मैंने पुश कर दिया, तो जब तक उसके पास मोमेंटम रहेगा वो चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो मोमेंटम 0 हो जाएगा। यहां से हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी। तो चलिए रास्ते में, मतलब इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक रैंडम पोजीशन अगर मैं देखूं, तो उस रैंडम पोजीशन पे यहां इस तरह से एक फोर्स लगा हुआ होगा mg, और ऐसे होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन अप द इंक्लाइन है, लेट्स से कि जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है। ये बातें कई बार हो चुकी कि ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो इस mg का ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। ओके बच्चों, और ऑब्जेक्ट चल कैसे रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस टाइम अप द इंक्लाइन। आपने इंक्लाइन पे नीचे ऑब्जेक्ट को रखा था और ऊपर की तरफ आपने उसको पुश कर दिया, तो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है बच्चों, अप द इंक्लाइन, ऊपर की तरफ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो इस टाइम ये जो पोजीशन है, ये जो मैंने एक रैंडम पोजीशन बनाई है रास्ते में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूं, तो इस टाइम मैं अगर कहूं तुमसे कि इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स हैं, तो तुम कहोगे सर एक mg है और एक n है। ओके, नाइल से बच्चों जो उसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट का, उस डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं। तो आप कहोगे सर एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है अलोंग द इंक्लाइन,
और अलोंग द इंक्लाइन तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि एक्चुअली mg का कंपोनेंट है, और वो है mg sin थीटा। मैं सही कह रहा हूं ना? देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, वो mg sin थीटा डायरेक्शन ऑफ मोशन में है या डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है? एंड योर आंसर विल बी सर, mg sin थीटा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। तो ऐसा फोर्स बच्चों स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा? ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना होके वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा या कम करेगा? बिल्कुल कम करेगा। तो प्लीज ये बात हम अब आगे के लिए अच्छे से याद कर लें। द फोर्सेस विच आर अलोंग वेलोसिटी increases the magnitude of velocity, and the forces which are against the direction of velocity, anti-parallel with velocity, those forces are responsible for retardation. ऐसे फोर्स जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करते हैं, उनको रिटार्डिंग फोर्स आप कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस टाइम अलोंग द इंक्लाइन या अलोंग द मोशन, कुछ भी लिख सकते हैं, अलोंग द इंक्लाइन लिख दीजिए, अलोंग द मोशन लिख दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि कितना नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर है, व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन? बच्चों जो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में होते हैं वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव फोर्सेस कहते हैं। जो फोर्सेस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करते हैं, और ऐसे फोर्सेस को नेगेटिव फोर्स कहते हैं। तो मैंने हेडिंग डाल दिया अलोंग द इंक्लाइन और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द नेट फोर्स। तो आप कहेंगे अलोंग द इंक्लाइन द नेट फोर्स इज माइनस mg sin थीटा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज हाथ उठाकर पूछ लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इतनी बात समझ में आई है। अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स की वैल्यू माइनस mg sin थीटा। एनी ऑब्जेक्शन? Okay, then I hope clear to all. Clear to all. Net force is equal to mass into acceleration, that is equal to minus mg sin theta, where m is cancelled out and a is minus g sin theta. तो यहां मैंने ये कंक्लूड किया कि जब किसी स्मूथ इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चलता है तो उसका रिटार्डेशन होता है, और वो रिटार्डेशन कितना होता है? जी साइन थीटा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लिखो, हो भी मीटिंग में या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। नमन हाथ उठाया है, कोई डाउट है क्या? ओके नमन, अनम्यूट एंड स्पीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नमन। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो नेट फोर्स हमने निकाली है उसमें जैसे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो बॉडी के एक्सेलरेशन है उसमें से माइनस नहीं करना चाहिए mg sin थीटा को? नमन, हमारा पहला चैप्टर होता है 11th क्लास का, यूनिट्स एंड डायमेंशन, और उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कहता है हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं जो यूनिट और डायमेंशन में सेम हो। मास में मास जोड़ा जाएगा, मास में से मास सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कभी भी मास में वेलोसिटी नहीं जोड़ी जा सकती। फोर्स में से फोर्स माइनस किया जाएगा, फोर्स में फोर्स ऐड किया जाएगा, कभी भी फोर्स में एक्सेलरेशन नहीं जोड़ा जा सकता, कभी फोर्स में से एक्सेलरेशन माइनस नहीं हो सकता।
You are getting me? We only add, subtract सर or equate those quantities which are same in unit and dimension. Yes बेटा बोलो. हाँ सर, वो तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन जब हम इसका अगर हम फोर्सेस देखें तो एक फोर्स से आगे भी तो पुश कर रही होगी, कौन सा? जिसके कारण ये ऊपर जा रहा अच्छा, है, नहीं तो ये tell me सिर्फ one ही thing. करता Tell रहता है। okay, tell me one thing नमन. So आपके पास एक बॉल है और वो आपने आसमान की तरफ उछाल दी. जब आपके हाथ से कांटेक्ट छूट गया है तो बॉल पर कितने फोर्स लग रहे हैं? सर mg और वो किधर? डाउनवर्ड्स। और बॉल किधर जा रही है? हाँ, अपवर्ड्स। कौन चला रहा है? हाँ समझ गया, सॉरी सर। एक्चुअली जब हम इनिशियली कोई मोमेंटम दे देते हैं नमन, तो जब तक वो मोमेंटम जीरो नहीं हो जाता, आपने ही दिया मोमेंटम, अपने आप बॉल जमीन पे रखी हुई अपने आप ऊपर की तरफ नहीं उठने लगी, आपने ही दिया. यू वर द इनिशियल सोर्स. आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया. अब जब तक उसके पास वो मोमेंटम है, जीरो नहीं हो जाता, तब तक उसको उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स धीरे धीरे उससे मोमेंटम छीन लेगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा. उसके बाद वो उस एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में आना शुरू करेगा. बोलो बात समझ में हाँ आती है सर, या नहीं? जैसे वो होता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन रहे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब अगर इस यस पे ये नहीं लग रहा होता जी साइन थीटा, तो ये यू यस, से ही चलता रहता। बिल्कुल बिल्कुल. हाँ फोर्स तो हाँ, वो चेंज थोड़ा करता सा। है मोमेंटम को. फोर्स तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए चाहिए, है ना. मोमेंटम जब तक जीरो नहीं हो जाएगा वो चलता रहेगा. ये बिल्कुल इस तरह से है नमन कि फॉर एग्जाम्पल घर से आपको मिले 1000 रुपीज. ओके. और आप किसी जर्नी पर हैं. फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, आपको ये कहा गया कि आप ये 1000 रुपीज ले जाओ, t इज इक्वल टू 0 पे आपको पैसे मिल गए. अब आप कब तक जर्नी कर सकते हैं? जब तक आपके पास पैसे हैं. ठीक है. तो अब आप वो पैसे खर्च करते जा रहे हैं, पैसे खर्च करके आप मोदी नगर पहुंच गए, मोदी नगर से आगे आप मुरादनगर पहुंच गए, वहां से आगे आप गाजियाबाद पहुंच गए, पैसे खर्च करते जा रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए. अब जब तक ये पैसे मतलब मोमेंटम, जब तक आप पे मोमेंटम है आप बढ़ते जाओगे. तो जब तक आपके पास मनी है आप जर्नी करते रहोगे. और जब आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, अब आप पे कुछ नहीं बचा, अब आप आगे नहीं चलोगे. देन यू नीड अगेन हेल्प. फिर आप पेरेंट्स को फोन करोगे कि दोबारा जरा पेटीएम कर दो, मुझे और पैसे चाहिए. बोल बात समझ में आ गई? दैट इज द रूल ऑफ मोमेंटम. ओके हाँ नमन? जी सर, ओके चैंप. ठीक है सर, समझ गए। तो बच्चों जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, यस पावनी, ठीक है पावनी, मैं वो बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और काफी सारे बच्चों ने वो खुद ही कर लिया है, खुद ही कर लेते हैं बच्चे. मैं तुम सबको फिर भी उसको अपनी लैंग्वेज में एक सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है बेटा? और रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपके सिलेबस का जो पेस है वो यही बना रहे, हम आगे बढ़ते रहें और वो जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम धीरे धीरे कवर कर लें. ओके. So along the incline, when object is moving upward, so there will be retardation, and on the smooth surface the retardation will be g sin theta. सब लोगों ने नोट कर लिया ये? रिटार्डेशन है. अगर मैं कहूँ रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप कहेंगे जी sin थीटा. रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड प्रॉपर कन्वेंशन के साथ ये है माइनस जी sin थीटा. चलिए इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास एक रफ इनक्लाइन प्लेन है. हमारे पास एक रफ इनक्लाइन प्लेन है. ये एंगल है थीटा. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू. ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने यहां रख के ऊपर की तरफ पुश कर दिया था, एक मोमेंटम दे दिया था. अब ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये रुक नहीं जाता.
तो ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी, जब ये ऊपर जा रहा था, ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी जब ये ऊपर जा रहा था ऐसे, तो आपने एक रैंडम लोकेशन पे सभी फोर्सेस बनाए, आपने एक रैंडम लोकेशन पे सभी फोर्सेस बनाए, एक फोर्स mg और एक फोर्स n। जब आप इस mg का कंपोनेंट करते हो तो ये एंगल है थीटा, इधर आता है mg cos थीटा और इधर आता है डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा, और n की वैल्यू आती है mg cos थीटा के बराबर। अच्छा, तुम मुझे एक बात बता दो, यहां इस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? वेल सेट नव्या, नमन, नमन, खुशी, कार्तिक, दिव्यानी, बिल्कुल पावनी, बहुत बढ़िया। क्योंकि रिलेटिव मोशन है, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन और ऑब्जेक्ट में रिलेटिव मोशन है। तो अगर रिलेटिव मोशन है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। आप तो जानते हैं रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, जानते हैं ना, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो इसलिए इस डायरेक्शन में ऐसे रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लग जाएगा, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, मैं 1 सेकंड में वापस आ रहा हूं। यस बच्चों, आई एम बैक। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, म्यू के इनटू एन, राइट। और मैंने तो तुम बताया ही था कि बच्चों अगर ये म्यू के म्यू एस अलग अलग नहीं दे रखे होते हैं ना, तो तुम सेम ही यूज कर लेते हो। तो ये जो एफ के होगा म्यू के इंटू एन, आप म्यू के की जगह सिर्फ म्यू लिख सकते हैं क्योंकि म्यू दे रखा है और एन की वैल्यू है mg cos थीटा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन यहां तक? ड्यूरिंग द मोशन एक mg है, एक नॉर्मल रिएक्शन mg के कंपोनेंट की, mg cos थीटा mg sin थीटा। क्योंकि ब्लॉक चल रहा है, मैंने कहा आपने पुश कर दिया और वो जा रहा है ऊपर की तरफ, तो रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इसीलिए वो डाउनवर्ड आया। काइनेटिक फ्रिक्शन आया म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू mg cos थीटा, म्यू के को म्यू ही लिख दिया। So if I say what is the net force on the object when it is moving, so along the incline, concentrate please, since this is the actual direction of motion along the incline, what do you think, what is the net force this time? आप सबसे पहले लिख लीजिए अपने रजिस्टर पे, आपके हिसाब से नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कितना है, पहले आप लिख लीजिए। लिख लिया? देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही है mg sin थीटा, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही है फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है म्यू mg cos थीटा। और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन की जो फोर्सेस होते हैं उनको हम नेगेटिव फोर्सेस कहते हैं। आपने सही लिखा था तो हाथ उठा दीजिए। The forces which are along velocity are positive and which are against velocity are negative. Thank you so much. आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नेट फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं जो भी आपको कॉमन नजर आ रहा हो। तो sin theta plus mu cos theta, since minus is common as well, m is cancelled. A is equal to minus g sin theta plus mu g cos theta,
is actually the acceleration here minus g sin theta plus mu g cos theta. आप देख सकते हैं रिटार्डेशन होगा ये. अगर मैं आपसे कहूं कि कितना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है g sin थीटा प्लस म्यू जी cos theta. Getting? Any objection? तो बच्चों फिर कंक्लूजन ये हुआ कि स्मूथ इंक्लाइन पर जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे चलता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है प्लस जी साइन थीटा. जब कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ इंक्लाइन पर ऊपर चलता है तो ए होता है माइनस जी साइन थीटा. जितना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही रिटार्डेशन का भी मैग्नीट्यूड होता है. और ये डिस्कशन स्मूथ इंक्लाइन का है. स्मूथ इंक्लाइन का. आगे, अगर रफ इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चलता है, रफ इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चलता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. जबकि अगर रफ इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चलता है तो उसका ए होता है माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा. जितना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है उतना रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जबकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. जल्दी बता दीजिए, इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? ओके. बच्चों एक कॉन्सेप्ट लिखो और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना और ध्यान रखना. लिखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is moving when any object is moving under constant acceleration or under constant retardation. And at one of the extreme position its velocity is 0. At one of the extreme position its velocity is 0. Then magnitude of its displacement
then magnitude of its displacement, comma, magnitude of its acceleration or retardation, and time interval of the journey. Time interval of the journey are related as देखो स्क्रीन पर, magnitude of displacement, magnitude of acceleration or retardation, and the time taken in the journey are related as. क्या लिखा है ये? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखेंगे, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड देखेंगे, टाइम ऑफ द जर्नी, इन सब में ये आपस में रिलेशन होगा। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और टाइम ऑफ जर्नी, इसका जो आपस में रिलेशन होगा वो ये होगा। कब? क्या क्या कंडीशन बताई हैं? ऑब्जेक्ट को या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना चाहिए या कांस्टेंट रिटार्डेशन से। किसी एक पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो। तो आप ये हमेशा ही लगा सकते हैं। साथ साथ एक एग्जांपल नोट कर लो। लिखो एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। Find displacement of the object in last 3 seconds of upward journey. Find displacement of the object in last 3 seconds of its upward journey. इस ऑब्जेक्ट की जो अपवर्ड जर्नी है उसके आखिरी 3 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना चला होगा। देखो पढ़ के सवाल को ऐसे लग रहा है जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, कुछ नहीं दिया और क्या पूछ लिया। पढ़ो एक बार, कुछ नहीं दिया। देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी से फेंका पता नहीं, बस एक ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ उछाल दिया, आखिरी के 3 सेकंड में कितना चला ऊपर की तरफ, अपवर्ड जर्नी के आखिरी, ऐसा नहीं ऊपर जाके फिर नीचे आया और लास्ट वाले जो नीचे वाले 3 सेकंड है उसमें निकाल दो। उसने मेंशन किया है अपवर्ड जर्नी के आखिरी 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला। सबसे पहले 30 सेकंड्स तुम्हें दे रहा हूं, तुम आंसर दो। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही आसान है। देखो कैसे, यहां से फेंका होगा, कितनी वेलोसिटी से फेंका नहीं पता, यहां कहीं जाके ऑब्जेक्ट रुका, आखिरी के 3 सेकंड, 3 सेकंड पहले मान लो यहां कहीं था तो यहां तो चल रहा था, जो यहां से यहां तक का टाइम है ये 3 सेकंड है। तो जरा देखना क्या ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन से चल रहा है। तो आप कहेंगे यस सर, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन से चल रहा है। तो इसके कांस्टेंट रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, यू विल से इतना है। तो ये आखिरी के 3 सेकंड में कितना चला, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, बी टू सी, सिर्फ बी टू सी देखिए,
क्या दोनों में से किसी एक पोजीशन पे, बी पे या सी पे, क्या दोनों में से किसी एक पोजीशन पे वेलोसिटी 0 भी है? तो आप देख लेंगे जी हाँ बिल्कुल है, सी पॉइंट पर 0 है। तो when object is moving under constant acceleration or under constant retardation and at one of the extreme position velocity is 0, then you can apply magnitude of displacement is equal to half magnitude of retardation or acceleration times of t square. So this b2c का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये आपको चाहिए 1/2 एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है g which is 10 और t टाइम b से c का वो है 3। 45 मीटर बिल्कुल सही जवाब। आखिरी के 3 सेकंड में अपवर्ड जर्नी में ये 45 मीटर चलेगा। गॉट इट? हाँ जी बिल्कुल, ये ऊपर गया और उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो जितना ऊपर गया था 3 सेकंड में उतना ही नीचे भी आएगा और उसके बाद फिर वापस नीचे जाएगा। यस नमन, यू आर राइट। अगला सवाल है मेरा, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, उस पे तुमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। रफ इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ऊपर की तरफ पुश कर दिया और ये यहां कहीं जाके रुक गया। ऊपर जाके रुकने में जिसको टाइम लगा दैट इज t1, फिर रुका थोड़ी रहेगा। रुकने के बाद इसने यहीं से नीचे चलना शुरू कर दिया और ये वापस बॉटम पर पहुंच गया और टाइम लगा t2, टाइम लगा t2। ये एंगल है थीटा, थीटा। मुझे चाहिए t1 अपॉन t2। तुमने एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया, वो t1 टाइम में ऊपर कहीं जाके रुका, रुकने के बाद वो वापस नीचे चल दिया और t2 टाइम में नीचे पहुंचा। t1 अपॉन t2 बताओ कितना होगा? शुरू किया? कुछ दिमाग में आया कैसे सॉल्व होगा? चलिए, ये जिसकी अपवर्ड जर्नी, इसमें मुझे इनिशियल और फाइनल में से एक ऐसी पोजीशन नजर आ रही है जहां पे वेलोसिटी 0 है। कौन सी पोजीशन है वो? फाइनल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। और ये आप अभी पढ़कर आए कि जब किसी रफ इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसके रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मल्टीप्लाइड विद टाइम इंटरवल स्क्वायर। ये अपवर्ड जर्नी के लिए इक्वेशन मैंने बनाई है। सो when any object is moving with constant acceleration or constant retardation, then the relation between magnitude of displacement, magnitude of acceleration or retardation, and the time interval of journey is given by s is equal to half at square, where everything is in magnitude. So this is equation number 1. उसके बाद डाउनवर्ड मोशन, जितना ऊपर गया रुकने के बाद फिर वैसे ही नीचे आ रहा है, उसी रास्ते पे है।
जितना ये यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ। तो जब किसी रफ इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये सब आप पढ़ चुके हो अभी। और टाइम लगा है t2, तो टाइम इंटरवल का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं तो जरा यस सर लिख दो जल्दी कमेंट बॉक्स में। डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, किसी भी एक पोजीशन पे वेलोसिटी 0 मिल जाए, मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन में हो रहा हो, तो आप एस ए और टी में रिलेशन लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू हाफ ए डी स्क्वायर, जहां सब कुछ मैग्नीट्यूड है। तो मैंने अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन बना ली, क्योंकि एस की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से उठा के 2 में पुट कर सकता हूं। तो फिर से मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू t2 स्क्वायर। मानते हो? 1/2 कैंसिल और ये जी बी कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव t1 स्क्वायर साइन थीटा। नहीं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे t1 अपॉन t2 चाहिए, तो ऐसा नहीं करते। why I am making the things complicated? It's already simplified. t1 स्क्वायर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू t2 स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। मैंने आपसे t1 अपॉन t2 मांगा था, तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, and t1 upon t2 is equal to under root sin theta minus mu cos theta upon sin theta plus mu cos theta. This will be the answer. कोई सही था तो हाथ उठाओ। शुभ्रा, नव्या, संचित, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। बाकी लोग नोट कर लिया होगा। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दो, ये जो जिन बच्चों ने अभी भी हाथ उठाया कि सर हमारा सही है, उनसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये जो यहाँ रेशियो लिखा है, ये 1 है, 1 से बड़ा है या 1 से स्मॉलर है? ये रेशियो इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। दिस टर्म इज 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। प्लीज रिप्लाई। sin theta minus mu cos theta divided by sin theta plus mu cos theta is 1, less than 1 or greater than 1. ओके, नमन सारस्वत, नमन पाराशर, नव्या, 3 बच्चों से रिप्लाई मिला है। बाकी बच्चे भी जरा ट्राई कर रहा। संचित, पावनी, दिव्यानी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लेस देन 1 है बच्चों। अगर ये, हाँ बिल्कुल वंश, कार्तिक, यस, खुशी। तो बच्चों अगर ये 1 होता, तो t1 अपॉन t2 लिखा होता √1, और √1 होता है। लेकिन जैसे तुमने कहा सर ये 1 से छोटा है, तो इसका अंडर रूट तो और भी छोटा हो जाएगा। तो तुम मेरी इस बात से एग्री करते हो कि t1 अपॉन t2 लेस देन 1 है? t1 अपॉन t2 की वैल्यू 1 नहीं, लेस देन 1 है। ये बात से एग्री करते हो तुम? है ना? अगर ये रेशियो 1 होता, अगर लिखा होता sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो 1 आ जाता, तो t1 अपॉन t2 1 होता। लेकिन अब t1 अपॉन t2 1 थोड़ी आएगा, 1 से छोटा आएगा ना। तो t1 अपॉन t2 1 से छोटा आएगा, मानते हो ना? तो इसको ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब t1 इज लेस देन t2।
मतलब T1 is less than T2. Got it? T1 is less than T2. आया हुआ सवाल है एग्जाम्स में। किसी रफ इनक्लाइन पर एक ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर नीचे आया, ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगा या नीचे जाने में ज्यादा टाइम लगा, उस टाइम को कंपेयर कराते हैं। तो T1 is less than T2। हाँ शुभ्रा, हो कैसे सकता था जब हुआ नहीं? क्योंकि ये हमने लिखा थोड़ी है शुभ्रा, तुमने कैलकुलेट किया है, तो होगा ही ऐसा जैसा आपने किया है। वो इमेजिनेशन ही गलत है जो आप सपोज कर रहे हो ही नहीं सकता। तो T1 इज लेस देन T2। ओके बच्चों, यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा कल। थैंक यू, मिलते हैं।